हेलो दोस्तों, आप सबको स्वागत है। तो आज हम लोग सेट 6 का पार्ट 2 देखने वाले हैं, जिसका सॉल्यूशन हम लोग आज देखेंगे। और इसके पहले वाले लेक्चर में जो है सेट 6 का जो है पार्ट 1 हो गया है 110 तक। नहीं देखें तो प्लीज़ उसको देख लेंगे, फिर आगे अपनी बात को आज शुरू करते हैं। तो देखिए क्या लिखा हुआ है कि निम्नलिखित आंकड़ों की माध्यिका बताइए क्या होगा। माध्यिका निकालना बिल्कुल आसान होता है, लेकिन डेटा को अरेंज करना कठिन होता है, उसी में जो टाइम आपको लग जाए। तो पहले इसको असेंडिंग में लिखिए। तो सबसे छोटा इसमें देखिए कौन है, तो आप बोलेंगे 22। 22 से हल्का सा बड़ा देखिए थोड़ा सा, तो 22 से बड़ा आपको दिख रहा होगा 34, तो 34 लिखिए। और 34 से बड़ा आपको 39 दिख रहा है, तो 39 लिखिए। और 39 से बड़ा आपको दिख रहा होगा वहाँ से 45, तो 45 लिखिए। 45 के बाद 54 दो बार है, तो 54 दो बार लिखिए। उसके बाद है आपका 56, चलिए 56 हो गया। उसके बाद बच गया कौन, 68, तो 68 हो गया। फिर हमें 78 मिल जाएगा, और उसके बाद लास्ट में 84। तो ये आपने अरेंज कर लिया। अब जो बीच में डेटा आएगा वही आपका आंसर होगा। तो पहले नंबर ऑफ टर्म काउंट करिए कितना है, 3, 2 5, 2 7 और 3 10 है। तो अगर 10 है तो बीच में कौन आएगा, तो बीच में 2 आएगा, कोई 2 डेटा आएगा बीच में। यानी अगर इवन रहेगा तो 2 आएगा, आउट रहेगा तो 1 आएगा। अगर 10 आ रहा है तो 10 का आधा डायरेक्ट 5, यानी पाँचवा टर्म और छठा टर्म इसके बीच वाला पकड़ाएगा। तो पाँचवा और छठा जब इसके बीच वाला पकड़ा रहा है तो इसका एवरेज लीजिए, क्योंकि 2 टर्म जब बीच में आता है तो फिर से उसका एवरेज लिया जाता है। तो दोनों का अगर एवरेज लीजिएगा, फिर से जोड़ के 2 से भाग दीजिएगा, तो फाइनली आपको तो वही आंसर आना है 54। यानी ये सवाल का उत्तर हो जाएगा ए ऑप्शन। चलिए अब आगे देखते हैं मेरे दोस्त। ये सवाल को देखिए, करा एक आयत का क्षेत्रफल 396 वर्ग सीएम है और इसकी लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात है 11 और 9 का अनुपात है। तो इसका परिमाप बताइए क्या होगा। देखिए यहाँ क्षेत्रफल दे रखा है 396, तो क्षेत्रफल को अगर आप क्षेत्रफल से कंपेयर कर दीजिएगा तो 1 यूनिट का वैल्यू निकल जाएगा। और यहाँ क्षेत्रफल रेशियो में बता रहा है 11/99। लेकिन जैसे ही आप क्षेत्रफल निकालते हैं तो होता क्या है, यूनिट स्क्वायर हो जाता है, तो उसको बैलेंस करने के लिए स्क्वायर रूट लगाना पड़ता है। अब जैसे ही बैलेंस आपने यूनिट का कर लिया तो आप पूछ रहा है इसका परिमाप बताइए क्या होगा। अब परिमाप का मतलब आप जानते हैं 2 × L + B, तो 11 और 9 20 दूना 40, तो आपको 40 से गुना कर लेना है। तो इस तरह से आप सोल्व करेंगे तो टाइम बचाएंगे। अदरवाइज आप इसको x मान के बनाइएगा तो लेंथ हो जाएगा 11x, ब्रेथ हो जाएगा 9x, और दोनों का गुना कर देंगे तो निकल जाएगा क्षेत्रफल। तो 99x² और यहाँ से 396, 99 से ये 4 बार में कट जाएगा, यानी x = 2 आ जाएगा। अगर लेंथ पूछेगा तो लेंथ को आपने 11x माना, तो 11 × 2 यानी 22, और ब्रेथ को आपने माना 9x, तो 9 × 2 यानी 18। और जब इसका परिमाप निकालिएगा तो 18 और 22 40 दूना 80 आ जाएगा, तो परिमाप आ जाएगा 80 cm। और यहाँ भी देखिए 80 ना आएगा जी, हम उतना टाइम क्यों वेस्ट करें। 4 का 2 हो गया और गुना 40 यानी 80। तो जितना टाइम लग रहा था उस टाइम को मुझे बचाना है, हमें 1-1 सेकेंड को बचा के चलना है, तब जाके हम सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। देखिए ये सवाल को देखिए, 2 संख्याओं का अनुपात 3:2 है और उनका लघुत्तम समावर्त 96 है। तो बताइए संख्याएं क्या है। देखिए अनुपात 3:2 होना चाहिए, तो इसको अनुपात करिएगा तो 16 48, 16 दूना 32, 3:2 इसमें हो गया, इसमें 3:2 नहीं होगा, इसमें 3:2 नहीं होगा। पहला कंडीशन सेटिस्फाइड हुआ। एलसीएम 96 चाहिए, तो 48 और 32 का एलसीएम वैसे भी 96 बनता है। अगर आप इसको बाई ऑप्शन करते हैं तो डायरेक्ट ए मारिए, अदरवाइज सोल्व करना चाहते हैं तो सोल्व करिए। एलसीएम अगर 96 है तो यहाँ भी एलसीएम उठा लीजिए, तो 3 और 2 का एलसीएम आप बताइएगा कितना होगा, 6 होगा। एलसीएम में यूनिट चेंज नहीं होता है, एलसीएम में यूनिट स्क्वायर नहीं होता है, इसलिए आपको रूट लगाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद पूछ रहा है कि संख्याएं बताइए क्या है, तो ये 16 बार में कटेगा। पहला संख्या निकालना है तो 3 से गुना, यानी 16 48
और दूसरा संख्या निकालना है तो 2 से गुना यानी 32। तो 48 और 32 से सवाल का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। बहुत अच्छा। लीजिए ये सवाल को देखिए। कॉस स्क्वायर 3 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 4 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 5 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 87 डिग्री का वैल्यू आपसे पूछ रहा है। जब भी ऐसा सवाल, पहले मैं फास्ट बना देता हूँ, फिर इसको समझाऊंगा कैसे हुआ। जैसे आप नंबर पहले निकालिए कि कितना टर्म इसमें बनेगा, क्योंकि एपी में बनाएगा। तो नंबर निकालने का तरीका होता है लास्ट माइनस फर्स्ट बटा डिफरेंस जोड़ 1। तो नंबर आप देखिएगा तो 84 और 1 85, यानी जो इसका जो वैल्यू आ जाएगा वो 85/2 आ जाएगा। लेकिन आपको अगर नहीं पता चला है तो एक बार प्लीज़ इसको आप देख लीजिए, फिर आपको ये बात समझ में आएगा। अगर मैं आपसे बोलूं कि हम सब जानते हैं, क्या जानते हैं ये बताइए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये सब जानते हैं 1 होता है। और दूसरा हम लोग जानते हैं कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, और कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। चलिए इसी का यूज करेंगे। यानी अगर इसके और इसके एंगल को देखा जाए तो दोनों को जोड़ करके 90 डिग्री हो रहा है, दोनों को जोड़कर 90 डिग्री हो रहा है। साइन कॉस में टूटेगा, कॉस साइन में टूटेगा। जैसे अगर मैं बोलूं कि साइन 45 डिग्री, बताइए क्या होगा। तो साइन 45 डिग्री को आप साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस थीटा। तो 90 और माइनस थीटा की जगह 45, यानी ये आ जाएगा कॉस 45। तो यहाँ पे नोटिस करिए साइन कॉस में टूटा और ये 45 है तो ये भी 45 आया, क्योंकि 45 जोड़कर कितना होता है, 90 होता है। अगर अचानक आपसे साइन 10 डिग्री को निकालना कहे तो साइन टूटेगा कॉस में और 10 टूटेगा 80 में, क्योंकि साइन कॉस में जब टूटेगा तो 10 और 80 मिलकर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 90 हो जाएगा। ये आपको फास्ट करने के लिए आना चाहिए। चलिए, अगर ये बात को आप समझ रहे हैं, अगर ये बात को आप अच्छी तरह से समझ रहे हैं, तो मैं यहाँ से आपको ये बताना चाह रहा हूँ। देखिए, जैसे वहाँ था साइन स्क्वायर, अगर मैं बोलूँ 3 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 87 डिग्री, तो यहाँ भी तो जोड़ के 90 हो रहा है। अगर मैं इसको छोड़ दूँ तो साइन स्क्वायर 3 डिग्री, साइन किस में टूटेगा, तो आप बोलेंगे कॉस में। और 87 किस में टूटेगा, तो 3 में टूटेगा, क्योंकि 87 और 3 मिलके 90 होता है। अब यहाँ पे वैल्यू देखिए, एंगल देखिए सेम है, तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा फास्ट में हम बोल सकते हैं 1। यानी जहाँ एंगल जोड़कर अगर 90 आ रहा है, जहाँ अगर एंगल जोड़कर 90 आ रहा है तो हम ये तरीका अप्लाई कर सकते हैं। अब हम ये सवाल पे आते हैं, जो सवाल अभी हम छोड़े थे। देखिए, 3 का साथी कौन बनेगा, तो 3 के अगर साथी की हम बात करें तो ये कॉस स्क्वायर 3 डिग्री और उसका साथी बनेगा कॉस स्क्वायर 87 डिग्री। सारे को मत सोल्व करिए, एक के सोल्व करिए और बाकी को ऐसे समझ लीजिए। अगर आप इसी को केवल देखिएगा तो ये कॉस स्क्वायर 3 डिग्री है, आई कॉस टूटेगा साइन में और 87 टूटेगा 3 में, तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो गया। यानी 2 टर्म मिला करके 1 बना रहा है। यस या नो। इसमें आपने बताया सर कि नंबर ऑफ टर्म कितना है, तो आप कहें 85 है। अगर 85 है तो मैं कहूँगा इसमें पेयर कितना बनेगा, तो पेयर तो मात्र 42 बन पाएगा, 42 दूना 84, तो 42 पेयर, और एक पेयर का वैल्यू 1 आएगा, तब 42 पेयर का वैल्यू 42 आएगा। आप बोलेंगे बिल्कुल सर, क्योंकि 42 पेयर है तो 42 आंसर आएगा। लेकिन एक जो बीच में बच जाएगा फुट, वो कौन बचेगा, तो आप बोलेंगे साइन स्क्वायर 45 डिग्री बच जाएगा, क्योंकि इसका पेयर किसी के साथ नहीं होगा। तो ऐसे कंडीशन में जब ये बच जाएगा तो इसका खुद का अपना एक वैल्यू भी होता है, क्योंकि साइन 45 होता है 1/√2 और उसका स्क्वायर करेंगे तो 1/2। और अगर इसको आप सोल्व करिएगा तो ओवरऑल यही आएगा 85/2। लेकिन आपको इतना टाइम नहीं लगाना है, ये साइन और कॉस 2 ही प्रकार के सवाल इसमें बनता है। तो आपको यही देखना है कि नंबर ऑफ टर्म कितना है, ठीक है। उसके बाद में जितना पेयर बनाएगा उतना बन होगा। अब देखिए आगे, ये सवाल को देखिए।
कह रहा है tan 15 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। देखिए एक तो जनरल तरीका आप लोग डायरेक्ट वैल्यू याद करते हैं कि tan 15 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, लेकिन अगर जो नहीं याद रख पाते हैं वो क्या करते हैं, इसको फार्मूला से बनाते हैं कि अगर मुझे tan 15 चाहिए तो वो क्या करते हैं, इसको लिख लेते हैं tan 45 डिग्री और -30 डिग्री, और tan a माइनस बी का फार्मूला लगाते हैं, tan a माइनस tan b बटा 1 प्लस tan a इंटू, और उसके बाद इसमें ये सब वैल्यू आप जब सॉल्व करिएगा तो tan का वैल्यू लाइएगा। लेकिन आपके पास एग्ज़ाम में इतना टाइम नहीं होता है, तो हमें टाइम जहाँ से बचे वहाँ से बचाना चाहिए। तो मैं एक आपको आज ट्रिपलेट देता हूँ, आप इसको ध्यान में रखेंगे। जैसे 30 60 90 का ट्रिपलेट दिया था, वैसे हम 15 डिग्री, अगर ये 90 15 है और 75 डिग्री, इसका हम ट्रिपलेट देना चाहते हैं। तो 15 डिग्री के सामने आपको याद रखना है √3 - 1, 75 डिग्री के सामने आपको याद रखना है √3 + 1, और 90 सामने आपको याद रखना है 2√2। इससे फ़ायदा क्या होगा, कैलकुलेटर में sin 15 पूछे, sin 75 पूछे, cos 15 पूछे, cos 75 पूछे, tan 15 पूछे, tan 75 पूछे, cosec 15 पूछे, cosec 75 पूछे, जो पूछेगा आप सबका जवाब यहाँ से देंगे बिना किसी फार्मूले के। फार्मूला आपको याद करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। जैसे यहाँ पे पूछ रहा है tan 15 डिग्री, तो tan 15 डिग्री अगर चाहिए आपको तो tan 15 डिग्री कैसे निकालिएगा, तो tan थीटा होता है p/b, तो इसके सामने परपेंडिकुलर हो जाएगा √3 - 1 और बेस हमारा हो जाएगा √3 + 1। कभी कभी डायरेक्ट ये ऑप्शन में मिल जाता है, और अगर नहीं मिलता थोड़ा सा इसको सोल्व करिए। और अगर इसको सोल्व करिएगा तो आप सब जानते हैं कैसे सोल्व करिएगा इसको, तो मैं यहाँ पे इसको सोल्व कर देता हूँ। जैसे था कितना √3 - 1 बटे √3 + 1, अगर आप इसको रेशनलाइज करिएगा तो √3 + 1 से √3 - 1 से गुना √3 - 1 से भाग कीजिएगा, तो ऊपर आ जाएगा √3 - 1 का होल स्क्वायर, और नीचे a + b इंटू a - b, यानी a² - b²। चलिए उसके बाद आप देखिएगा a - b के होल स्क्वायर का फार्मूला होता है a² + b², यानी 3 और 1 4, और -2ab यानी 2√3। अब बटा यहाँ से निकल जाएगा 2, और 2 कॉमन लेकर उड़ा दीजिएगा तो 2 - √3, यानी ये सवाल का जवाब कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 2 - √3, यानी कौन सा ऑप्शन, तो आप बोलेंगे सी ऑप्शन। तो आपको इस तरह से ट्रिपलेट अगर याद रहेगा तो कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब देखते हैं आगे। अब इस बात को समझिए, जैसे कह रहा है दिए गए प्रेक्षण x + 1 x + 3 x + 5 x + 7 x + 9 का मान बताइए क्या होगा। देखिए वृद्धि समान हो रहा है, x में 1 जुटा, फिर 2 जुटा, फिर 3 जुटा, 4 जुटा, मतलब अगर गैप सेम रहता है तो हमें सभी को जोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ता है एवरेज निकालने के लिए। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट बीच में ढूंढेंगे कि कौन है, तो बीच में कौन दिख रहा है, x + 5। तो अगर गैप सेम हो तो डायरेक्ट बीच में जो डेटा आएगा वही अरिथमेटिक मीन कहलाता है, यानी वही एवरेज कहलाता है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि इसका जो एवरेज है वो 6 है, और यहाँ एवरेज हमने x + 5 निकाला, तो यहाँ से हम x का वैल्यू कितना निकाल सकते हैं, 1, यानी कौन सा सवाल का उत्तर हो जाएगा, ई। या आप सबको जोड़कर भाग भी दीजिएगा ना तब भी आपका वही आएगा, तो आप करके देख लेंगे। चलिए अब ये सवाल को देखते हैं। यदि 5 मानों का प्रसरण 0.64 है तो उनका मानक विचलन क्या होगा। स्टैंडर्ड डेविएशन पूछ रहा है और वेरिएंस दिया हुआ है। तो जो मानक विचलन होता है ना मेरे मित्र, वो आपको याद रखना है। अगर प्रसरण देल है तो बड़ी खुशी की बात है, उत्सव मनाइए, क्योंकि प्रसरण का स्क्वायर रूट करिएगा तो मानक विचलन डायरेक्ट निकल जाता है। तो यहाँ पे प्रसरण दिया हुआ है 0.64, अगर इसका स्क्वायर रूट करिएगा 64 का 8 होता है, और एक डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा, यानी इसका जो प्रसरण हो जाएगा वो 0.8 हो जाएगा। चलिए ये सवाल को पढ़िए, ये तो बहुत ही आसान है, जल्दी इसको बनाइए। हाँ, सवाल क्या था,
एक थैले में 2 लाल 3 हरी और 2 नीली गेंद है, उनमें से यादृच्छिक रूप से 2 गेंदें निकाली जाती है, तो निकाली गई गेंदों में से किसी भी गेंद के नीली ना होने की प्रायिकता, यानी नीला नहीं चाहिए, नीला नहीं चाहिए मतलब 2 गेंद नहीं चाहिए, तो बाकी तो 5 चाहिए, यानी टोटल 7 है। तो टोटल अगर हम आउटकम्स की बात करें तो 7 में से आपको 2 चाहिए, है ना, 2 गेंद निकालना है ना, तो 7 में 2, तो टोटल 7 में 2 नीचे लिखा जाएगा। लेकिन जो प्रोबेबिलिटी निकालना है वो किसका निकालना है, नीली नहीं होना चाहिए। नीली नहीं होना चाहिए मतलब लाल और हरी तो हो सकता है, तो लाल और हरा मिलाकर के 3 और 2 5 गेंद है, तो ये 5 में से कोई 2 आपको सिलेक्ट करना है, तो 5C2। अब इसको सोल्व करिए। अगर 5C2 है तो इसका मतलब होता है कि अगर यहाँ 2 लिखा हुआ है ना, तो 5 से घटते हुए क्रम में 2 तक आइए, मतलब 2 तक नहीं, 2 नंबर लिखिए, 5 4 2 नंबर लिखा गया। अगर ये 3 रहता तो 5 4 3 तक आते, अगर ये 4 रहता तो 5 4 3 2, मतलब इस तरह से लिखते। बटा 2 है तो 2 से घटते हुए 2 गुना 1, फिर नीचे देखिए 7C2 है तो 7C2 है तो 7 × 6, अब बटा हो जाएगा 2 × 1। अब आप गौर से देखिएगा तो नीचे वाला तो चीज़ कट जाएगा, तो नीचे वाला अगर कट जाएगा तो ऊपर बच जाएगा क्या चीज़, 5 × 4 और नीचे 7 × 6, यानी ऊपर जो आ जाएगा 10 और नीचे आ जाएगा 21, यानी कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन। बहुत अच्छा, देखिए ये सवाल को करिए। पढ़िए इसको। किसी दीवार के सहारे झुकी हुई एक सीढ़ी का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और सीढ़ी का निचला सिरा दीवार से 15 मीटर की दूरी पर स्थित है, तो सीढ़ी की लंबाई आपसे पूछ रहा है। देखिए ये दीवार है, ठीक, और ये ज़मीन है, तो ज़मीन पे कहने का मतलब एक सीढ़ी रखा हुआ है, दीवार से झुकी हुई है इस तरह से, ये सीढ़ी है, इसका नाम है सीढ़ी। अब सुनिएगा क्या कहता है, कहता है इसका जो उन्नयन कोण है जमीन के साथ जो एंगल बनाता है वो 60 डिग्री का बनाता है, और सीढ़ी का निचला सिरा दीवार से 15 मीटर की दूरी पर है। सीढ़ी का जो निचला सिरा है ये वाला दीवार से कितना दूरी पर है, 15 मीटर की दूरी पर है। तो पूछ रहा है आपसे कि सीढ़ी की लंबाई क्या होगा। ये वाला भी चीज़ आपको ध्यान में होगा, आपको पता है कि 30 के सामने अगर साइड x होता है तो 60 के सामने √3x होता है और 90 सामने 2x होता है। अब यहाँ से x का वैल्यू डायरेक्ट 15 देल है, यानी x है जो कि 15 के बराबर है, और सीढ़ी पूछ रहा है तो x की जगह 15 रखिएगा तो सीढ़ी की लंबाई 15 दूना 30 मीटर आ जाएगा, जो कि ये ऑप्शन सही है। अब देखिए आगे बढ़ के, ये सवाल को पढ़िए। k का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण निकाय का कोई हल ना हो। अगर कोई हल ना हो तो आप अच्छी तरह जानते हैं a1/a2 बराबर होता है b1/b2 और नहीं बराबर होता है c1/c2। और अगर अनगिनत हल होगा तो तीनों बराबर होता है, और अगर यूनिक सॉल्यूशन होता है तो यहाँ कट जाता है। ठीक है, अब सुनिए। अब a1 का मतलब होता है ये वाला x का कोफिशिएंट, तो x का कोफिशिएंट 2 है। a2 का मतलब दूसरा इक्वेशन में x का कोफिशिएंट, फिर b1 का मतलब पहला इक्वेशन में y का कोफिशिएंट, अब b2 का मतलब दूसरा इक्वेशन में y का कोफिशिएंट, और ये तो नहीं है, बराबर होना चाहिए c1/c2 यानी 11/5। माइनस करिएगा तो माइनस माइनस वैसे भी कट जाएगा। अब यहाँ से जब आप सोल्व करिएगा ना तो 5k बराबर आ जाएगा -14, यानी k बराबर -14/5, यानी सॉल्यूशन आपको यहीं से टर्न ले लेना है, इससे मतलब नहीं है। और वैसे भी ये बराबर नहीं होना चाहिए, तो k के जगह अगर -14/5 रखेंगे तो थोड़ी 11/5 के बराबर होगा, तो आपको इस तरह से सॉल्व कर लेना है, यानी -14/5 यानी सी ऑप्शन। अब ये सवाल को देखिए। करा दी गई परिमेय संख्याओं को आरोही क्रम में लिखिए। आरोही मतलब बढ़ते हुए क्रम में। कितना लोग इसमें भी गलती कर देते हैं, वो ही नीचे वाले माइनस समझ के ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसको प्लस कर देते हैं। आपको समझना है कि माइनस नीचे नहीं लगा हुआ है, माइनस ऊपर लगा हुआ है, बस ताकि कन्फ्यूजन कुछ ना हो। माइनस कहीं एक जगह लगाइए, या तो ऊपर या तो नीचे। ठीक, अब आपको देखना है कि इसमें कौन
यदि आरोही क्रम में लिखना मैंने बढ़ते हुए क्रम में, असेंडिंग ऑर्डर में। तो इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो इस पर वैल्यू आ रहा है 8 सत्ते 56 माइनस में, और यहाँ आएगा, यहाँ पर देखिए इसमें हम क्यों बदल दिए, इसमें हमने क्यों बदल दिया, हाँ 1 मिनट देखिए फिर से देखिए, हाँ हम ये बोलना चाह रहे थे कि माइनस से आपको कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट करना है, ये माइनस को आप ऊपर चढ़ा के लिख दीजिए, ठीक। अब समझना है कि नीचे माइनस नहीं है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो 8 सत्ते 56 माइनस में और 50 माइनस में, तो माइनस में जितना छोटा होता है उसका वैल्यू उतना ही बड़ा होता है। तो ये माइनस में 56 मतलब ये तो छोटा हो गया, तो ये दोनों में 7/10 और -5/8 में कौन बड़ा है, तो इस पर वैल्यू माइनस में 56 आ रहा है, इस पर वैल्यू माइनस में 50, यानी ये बड़ा है। अगर ये दोनों में हम कंपेयर करें तो 5 तिया 15 माइनस में 8 दूना 16, तो कहने का मतलब ये छोटा हो गया। ये 16 माइनस में आ रहा है 15, यानी 5/8 बड़ा है किससे, -2/3 से। तो 5/8 बड़ा है 2/3 से। और ये अगर ये दोनों में कंपेयर करें हम तो यहाँ देखिए 7 या 21 यानी माइनस में और 20 माइनस में, तो कहने का मतलब माइनस से कैसे छोटा है, -20 बड़ा है, तो इससे ही बड़ा है और इससे ही बड़ा है, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। या आप माइनस हटा करके आप असेंडिंग में लिखिए, उसके बाद में उलट के आंसर लिख दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। पढ़िए ये सवाल को। कह रहा है 3.5 cm त्रिज्या वाले 3 वृत्त इस प्रकार रखे गए हैं कि प्रत्येक वृत्त अन्य 2 वृत्तों को स्पर्श करता है। तीनों वृत्तों से घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल आपसे पूछ रहा है। बहुत पुराना सवाल है जो कि आप सब पढ़ते आए हैं। 3 वृत्त जो है अगर इस तरह से टच अगर करता है, इस तरह से अगर टच करता है तो आप गौर करिएगा तीनों समान वृत्त है। अगर इसका रेडियस 3.5 है और ये भी 3.5 है तो ये जो पूरा बनेगा ना मेरे मित्र, ये पूरा हो जाएगा 7। उसी तरह से ये भी हो जाएगा 7 और इसी तरह से ये भी हो जाएगा 7। यानी अंदर में एक समबाहु त्रिभुज बन रहा है, और जैसे ही समबाहु बन रहा है तो मुझे पता है इसका प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का। कह रहा है बीच में जो भाग है इसका क्षेत्रफल आपसे पूछ रहा है। ये वाला आपसे क्या पूछ रहा है, क्षेत्रफल पूछ रहा है क्या होगा। तीनों वृत्तों से घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल, तो यही ना तीनों वृत्तों से घिरा हुआ भाग है। अब इसका क्षेत्रफल निकालना है तो सिंपल सी बात है, ये समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल में, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल में 3 गो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या कर देना है, माइनस। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। तो साइड हो गया 7 यानी 7 का स्क्वायर, माइनस 3 त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या बनता है, तो आप बोलेंगे θ/360 और गुना πr², पाई की जगह 22/7 और आर स्क्वायर, तो आर की जगह आपको कितना रखना है, 7/2। अब थोड़ा सा आपको परेशानी बढ़ जाएगा कि इसमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा, और √3 का वैल्यू वैसे भी दे रखा है 1.732, तो उसी को ले करके आप सपोर्ट करके चलिएगा। 7 का स्क्वायर थोड़ा कॉमन ले लीजिएगा, तो ये काम मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ, इसको आप जल्दी से कर लीजिएगा। 2 से 11 बार में कट जाएगा, है ना। यानी 7 का स्क्वायर 49/4 आप कॉमन निकाल लीजिएगा, थोड़ा सा आप कर लीजिएगा, बाकी मैं कर देता हूँ। और उसके बाद में अगर 49/4 कॉमन निकाल रहे हैं तो इसमें तो मात्र 11/7 बच जाएगा। अब √3 का वैल्यू यहाँ पे आप रखिएगा और इसको सोल्व कर लीजिएगा, ठीक है। तो आपका ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब ये सवाल को देखिए, कह रहा है एक ट्रेन एक नियत दूरी को एक समान गति से तय करती है। जितना भी दूरी तय करता है एक समान गति से। होता क्या है, ट्रेन की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा अगर अधिक होती है तो यह दूरी नियत समय से 2 घंटा पहले पूरी हो जाती है, परंतु यदि ट्रेन की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है तो यह दूरी नियत समय से 3 घंटा अधिक। देखिए सिंपल सा बात है, सब जानते हैं कि अगर स्पीड को हम बढ़ाएंगे तो टाइम कम लगेगा, अगर डिस्टेंस वो तो उतना ही जाना है। तो हुआ यही है, और इसको बनाने में हालात ख़राब हो जाता है अगर आपको इसका तरीका मालूम ना हो तब, क्योंकि
बहुत लंबा चला जाएगा फिर। तो मैं इसका एक शॉर्टकट ट्रिक आपको बताता हूँ, ध्यान से समझिए। मान लीजिए कि ट्रेन का स्पीड रहा होगा x, हमने स्पीड को क्या मान लिया, x मान लिया। अगर ट्रेन का स्पीड x रहा होगा तो ये अपने स्पीड को क्या करता है, 10 किलोमीटर पर आवर बढ़ाता है, x + 10। ये जो स्पीड का अंतर है ना 10, इसको नीचे लिख दीजिए, 10 बढ़ाए 10 घटाए वो नीचे लिख दीजिए, और टाइम से गुना कर दीजिए, जो कम ज़्यादा लगता है। तो वहाँ कहता है कि 2 घंटा पहले पहुँच जाता है, पहले पहुँचे या बाद में, आपको सिर्फ 2 लिख देना है। फिर सेकेंड केस को पढ़िए। परंतु यदि ट्रेन की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, यानी पहले x था अब x - 10 होती, तो 10 आपने कम किया तो यहाँ भी आप 10 लिखिए। तो ऐसा करते तो 3 घंटा अधिक समय लगता, लेकिन जाता वही। ये एक्चुअल में डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, तो आप बोलेंगे डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। तो इससे स्पीड x का वैल्यू निकाल लीजिए, और x का वैल्यू जहाँ चाहे लेफ्ट या राइट वहाँ से आप दूरी को निकाल सकते हैं। तो बताइए क्या करना चाहिए आपके नज़र में। तो इसको सोल्व करना चाहिए। अगर यही दोनों को सोल्व करें तो 10 से 10 पहले नंबर कटेगा, और x से x ये दूसरा नंबर में कटेगा। इसको अगर देखिएगा तो ये 2x + 20 और वहाँ से 3x - 30, तो 30 20 50, यानी x बराबर आ जाएगा 50 किलोमीटर पर आवर। अगर स्पीड पूछता तो मेरा यही आंसर हो जाता, लेकिन हमसे वो पूछ रहा है डिस्टेंस। तो हमें क्या करना चाहिए, वैल्यू पुट करना चाहिए, यानी x की जगह कितना रखना चाहिए, 50। तो यहाँ x की जगह 50, और यहाँ 50 और 10 कितना हो जाएगा, 60 बटा में शुरू में 10 था और × 2। ये एक्चुअल में डिस्टेंस को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये 5 बार में कट जाएगा, 5 दूना 10 यानी 600 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस रहा होगा। बहुत अच्छा, यानी कौन सा ऑप्शन, ई ऑप्शन। देखिए इसको पढ़िए। चरों को आरोही अवरोही क्रम में रखने पर बीच वाले चर का मान क्या कहलाता है। आप सब जानते हैं, अभी एक क्वेश्चन किए हम तुरंत पहले, कि जब आरोही अवरोही क्रम में अरेंज किया जाता है तो जो बीच वाला मान होता है उसे हम लोग माध्यिका कहते हैं। क्या कहते हैं, माध्यिका कहते हैं, यानी बी ऑप्शन सही है। अब देखिए ये सवाल को करिए। एक एपी में A5 है, D3 है, AN 50 है, तो AN और SN क्या होगा। देखिए ये पता है कि A5 है और D3 है ना, यानी A5 है और D3 है, मतलब 3 जुटेगा, तो 5 3 8, 8 3 11, एक एपी है, और लास्ट में जो टर्म है वो है 50, AN का मतलब लास्ट टर्म। तो कह रहा है इसमें AN बताइए क्या होगा। अगर आपको नंबर ऑफ टर्म चाहिए ना, तो आप लास्ट में फर्स्ट को माइनस करिए, और डिफरेंस जो कॉमन डिफरेंस है उससे आप डिवाइड करिए और 1 जोड़ दीजिए। ये आपको नंबर ऑफ टर्म निकालने का सूत्र मैंने दिया। ऐसे आप AN से भी निकाल सकते हैं। AN बराबर होता है A + N - 1 × D। लेकिन हमें टाइम बचाना है, हमें टाइम को क्या करना है, बचाना है। तो जहाँ से बचेगा वहाँ से कोशिश करेंगे कि बच जाए। तो 50 में 5 जाएगा, 45/3 यानी 15 और 1 16, यानी नंबर ऑफ टर्म 16 निकल जाएगा। तो 16 देखिए इसमें दिख रहा है और इसमें दिख रहा है, इसमें तो दिख नहीं रहा है, तो यही दोनों में से कोई हो सकता है एक ऑप्शन। अब अगर आगे मैं बात करूं कि सबको जोड़ के बताइए, A से 16, तो हो जाएगा N/2 यानी 16/2, यानी A और प्लस लास्ट टर्म 50, 2 8 16, यानी 8 × 55, 8 5 40, 8 5 40, 4 44, यानी जोड़ने पे 440 आएगा और नंबर 16 आएगा, जो कि बी ही सही है। जो कि कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन बिल्कुल। 126 नंबर सवाल देखिए, लिखा है दी गई सारणी का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो बहुलक निकालना आसान है, सबसे बड़ी बारंबारता का खोज करिए। तो सबसे बड़ी बारंबारता आपको दिख रहा होगा 61, इसको आप F0 बना दीजिए या F0, इसके पहले वाले को F1 नाम दे दीजिए, इसके बाद वाले को F2। जो F0 है यानी जो सबसे बड़ी बारंबारता है, ये कहलाएगा बहुलक वर्ग। और बहुलक वर्ग अगर ये होगा तो इसमें जो L हो जाएगा वो लोअर लिमिट यानी 60, और जो H हो जाएगा वो अपर माइनस लोअर यानी 20। बहुत अच्छा।
अगर यहाँ तक ये बात को आप समझ गए हैं तो एक फार्मूला आपको ध्यान में होगा। तो जो बहुलक होता है उसका फार्मूला होता है निकालने का L प्लस FO माइनस F1 बटे 2FO माइनस F1 माइनस F2 इंटू H। बस हो गई बात ख़त्म। अब आपको क्या करना चाहिए, तो L के जगह आपको रख लेना है 60, F0 माइनस F1, इसमें इसको माइनस करिएगा तो 9 आ जाएगा। 2FO का मतलब 61 दूना 122, F1 और F2 का सम करिएगा तो ये 8 2 10, 5 3 8 1 9 यानी 90 आ जाएगा। और ये आ जाएगा कितना, 20। बहुत अच्छा। तो 9 गुना 20 ऊपर आ जाएगा और नीचे 32 आ जाएगा। 4 से 8 बार में, 4 से 5 बार में, यानी 8 से अगर इसको डिवाइड करिएगा तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। और उसको 5 से करिएगा तो 65 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। यानी सी ऑप्शन मेरे ख्याल से सही होना चाहिए। चलिए अब आगे देखते हैं मेरे मित्र। 127 नंबर सवाल। 127 नंबर देखिए क्या कह रहा है। करा उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1 7 तथा 4 -3 को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। अगर ये दोनों बिंदु को आप ज्वाइन करिएगा तो एक लाइन सेगमेंट बनेगा। वो बिंदु कौन कौन है, -1 7 और 4 -3। और जो मध्य बिंदु का नियामक आपसे पूछा जा रहा है, मान लेते हैं मध्य बिंदु P होगा और ये 2 और 3 के अनुपात में बांटता है। तो मिड पॉइंट नहीं है, मतलब P का कोऑर्डिनेट आपसे पूछ रहा है। तो आप चाहें तो फार्मूला भी इसका याद कर रख सकते हैं। इसका जो x कोऑर्डिनेट होता है वो होता है mx2 प्लस nx1 ym प्लस n। जो y कोऑर्डिनेट होता है वो m/2 प्लस n/1 बटा m प्लस n। इसको बोलते हैं x1, इसको बोलते हैं y1, इसको बोलते हैं x2, इसको बोलते हैं y2, इसको बोलते हैं m, इसको बोलते हैं n। और आप वैल्यू पुट कर लीजिएगा, लेकिन मैं आपको डायरेक्ट लिखने के लिए सिखाता हूँ। यानी 2 को क्या करना है, गुना करना है। किस तरह से, तो 2 से आपको 4 को कर लेना है तो 8 हो जाएगा। फिर 3 से आपको फर्स्ट वाले को कर लेना है, 3 गुना -1 तो -3 बटा m प्लस n यानी 5। फिर इस 2 से थोड़ा सा आप आगे और बढ़ जाइए। अगर आप आगे बढ़िएगा तो 2 से करिएगा -3 को तो -6, और फिर 3 से करिएगा 7 को तो 21, अब बटा में 5। सोल्व करिएगा, 8 में से 3 जाएगा, 5/5 का मतलब 1, और 21 में से 6 जाएगा, 15/5 का मतलब 3। यानी बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब ये सवाल को पढ़िए। यदि किसी आंकड़े की माध्यिका 12 एवं बहुलक 18 है तो आंकड़ों का माध्य बताइए क्या होगा। एक रिलेशन होता है माध्य, माध्यिका और बहुलक में, जो कि आप सबको जानकारी होना चाहिए। वो होता है 3 माध्यक -2 माध्य बराबर होता है बहुलक। बराबर क्या होता है, आप बोलेंगे बहुलक होता है। तो ये बात को आपको ध्यान में रखना चाहिए। अगर ये बात को आपको ध्यान में है तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर भूल जाइएगा तो मैं एक तरीका बताता हूँ। माध्यक में ज़्यादा लेटर दिख रहा है इसीलिए माध्यक के साथ 3 लगेगा। माध्य में कम लेटर दिख रहा है अक्षर तो माध्य के साथ 2 लगेगा। तो 3 इंटू माध्यक दिया हुआ है 12 और माध्य पूछ रहा है, और बहुलक दे रखा है कितना, 18। इससे आप सोल्व करिए, 36 में 18 जाएगा, 18/2 करिएगा 9, तो 9 यानी ई ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, आगे की तरफ चलिए। कह रहा 2 संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है, तो बताइए संख्याएं क्या होगा। बहुत आसान सवाल है। अंतर 26 है या 3 गुना है। देखिए इसमें अंतर भी आपको 26 दिख रहा होगा और 3 गुना भी दिख रहा होगा। ये इसका 3 गुना है और अंतर भी 26 है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब ये सवाल को पढ़िए। करा √13 - x² रूट में है बराबर x + 5, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा भाई। ऑप्शन चलिए,
अगर मैं इसमें -5 रखूँ तो -5 का स्क्वायर 25, 13 में 25 जाएगा, माइनस में आ जाएगा, जो कि नहीं होगा। अगर यहाँ पे रखिएगा -3 अगर रखिएगा तो 9 आ जाएगा, 13 में 9 जाएगा, 4 का 2 हो जाएगा, और -3 रखिएगा तब 5 में 3 जाएगा, ये भी 2 आ जाएगा, बराबर आ गया। -2 अगर रखते हैं तो 13 में 9 जाएगा, 13 में 4 जाएगा 9, और इधर 9 का 3 हो जाएगा, और यहाँ भी 3 आ जाएगा, यानी ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब ये सवाल, हाँ पढ़िए और बताइए क्या होगा आंसर। एक थैले में 5 लाल और कुछ नीली गेंदें हैं। यदि नीली गेंदों को निकालने की प्रायिकता लाल गेंदों को निकालने की प्रायिकता से दोगुनी है, अगर 5 लाल है और नीली को आप मान लीजिए x, तो टोटल जो गेंद हो जाएगा वो 5 + x हो जाएगा। बहुत अच्छा। अगर मैं नीला का आपसे प्रोबेबिलिटी पूछूं और लाल का अगर मैं प्रोबेबिलिटी पूछूं, तो नीला की जो प्रायिकता है लाल का दुगना है, लाल में का लगल है तो लाल में आपको 2 से गुना करना चाहिए। बहुत सुंदर। अब नीली की प्रायिकता कैसे निकालिएगा, तो टोटल आउटकम से नीचे लिखाता है, जिसमें नीला चाहिए हमें, तो नीला को हमने x माना है तो x ऊपर, और यहाँ भी टोटल नीचे लिखाएगा, और लाल चाहिए तो लाल 5 है और गुना 2। अगर यहाँ आप नोटिस करिएगा तो नीचे तो डायरेक्ट कट रहा है ना, 5 + x है 5 + x, यानी x बराबर डायरेक्ट आ जाएगा 5 दूना 10, यानी ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अब आगे देखते हैं। ये सवाल को पढ़िए। एक द्विघात समीकरण cx² - bx + a = 0 के विवेचक शून्य है। विवेचक शून्य होता है कब, जब उसका मूल्य समान होता है तब। अगर इसका मूल्य समान है तो बीटा का वैल्यू पूछ रहा है, तो मूलों का आप बोलेंगे -b/a होता है, तो b के जगह -b है, अब बटा a के जगह c, यहाँ से 2 बीटा बराबर आ जाएगा b/c, तो बीटा आ जाएगा b/2c, बीटा आ जाएगा b/2c। बहुत सुंदर। आगे देखते हैं क्या कहता है। देखिए इसको, यदि अल्फा बीटा बहुपद px = x² - 7x + k के शून्यक है और अल्फा माइनस बीटा 1 है, तो k का वैल्यू आपसे पूछ रहा है क्या होगा। कुछ नहीं, आसान है। यहाँ से आप पहले अल्फा प्लस बीटा निकाल लीजिए, -b/a करिएगा तो ये 7 आ जाएगा, और यहाँ से अल्फा माइनस बीटा जो है 1 है, दोनों को सोल्व करिएगा तो इससे अल्फा निकल जाएगा और बीटा निकल जाएगा। तो अल्फा निकल जाएगा कितना, जोड़ के आधा कर दीजिए, 7 × 8 के आधा 4, और बीटा घटा के आधा यानी 3। अब लगा दीजिए फार्मूला अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा होता है c/a, यानी k/1। अब अल्फा के जगह 4 रखिए, बीटा के जगह 3 रखिए। यहाँ से आप k का वैल्यू बड़े आसानी से बता सकते हैं कि k का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, 12 होगा। यानी कौन सा ऑप्शन नहीं है तो ई मारिए। अब ये सवाल को करिए, पढ़िए इसको, क्या कह रहा था। कह रहा द्विघात समीकरण 2x² - 2√2x + 1 = 0 का मूल ज्ञात कीजिए। देखने से ही पता चल रहा है ये होल स्क्वायर पे बैठा हुआ है। इसको होल स्क्वायर के रूप में लिखे तो इसको लिख सकते हैं √2x का होल स्क्वायर, और इसको 1 का होल स्क्वायर, यहाँ -2ab, तो a के जगह आपको √2x रखना चाहिए और b के जगह 1। देखिए लिखा गया, आप कहेंगे बिल्कुल। a² - 2ab + b² का फॉर्मूला होता है a - b का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर से रूट करिएगा तो 0 ही आएगा, यानी x का वैल्यू निकालिएगा तो 1/√2, यानी x का एक ही आंसर आया, लेकिन एक ही आंसर को 2 बार लिखना है क्योंकि द्विघात समीकरण है। अब ये सवाल को देखिए, x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदुओं 2, -5, -2, 9 से समदूरस्थ हो। एक बात बताइए, हम सब जानते हैं x अक्ष पर जो किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट होता है, x अक्ष पर y कोऑर्डिनेट 0 होता है, यानी x, 0 आ जाएगा। और ये समदूरस्थ है 2 बिंदु से,
एक का नाम ए, एक का नाम बी। तो एक बिंदु का नाम है 2 और 5 और दूसरे का नाम है -2 और 9। इससे समान दूरी पर स्थित है। लगा दीजिए डिस्टेंस फार्मूला। तो हम सब जानते हैं डिस्टेंस फार्मूला। अगर स्क्वायर कर दीजिएगा तो रूट लगाना नहीं पड़ेगा। तो ये पहला वाले के डिफरेंस का स्क्वायर जोड़ दूसरा वाला का डिफरेंस करिएगा और उसका स्क्वायर करिएगा तो 25। फिर अगर राइट साइड की मैं बात करूं तो राइट साइड हमारा आ जाएगा क्या चीज़ पता है आपको? राइट साइड जो आ जाएगा पहला वाले के डिफरेंस का स्क्वायर यानी x + 2 का होल स्क्वायर, x + 2 का होल स्क्वायर और उसके बाद हो जाएगा +9 का स्क्वायर 81। अब सुनिए ये हो जाएगा x - 2 के होल स्क्वायर। अब वो प्लस में है इधर आके वो माइनस हो जाएगा x + 2 का होल स्क्वायर। 81 में 25 को माइनस करिए, 11 में से 5 जाएगा 6 और 7 में से 2 जाएगा 5, 56। इसको सोल्व करिए a स्क्वायर - b स्क्वायर। एक बार जोड़िएगा एक बार घटाइएगा। तो जोड़िएगा तो -2 से +2 कट जाएगा, x 2x आ जाएगा। और जैसे ही इसको घटाइएगा तो x कट जाएगा, -2 मिलके -4 हो जाएगा और ये हो जाएगा 56 के बराबर। बहुत अच्छा। अब 4 दूना 8 सत्ते 56 7 बार में यानी x बराबर यहाँ से -7 निकल के आ जाएगा। अगर x -7 निकल कर आ गया है तो हम आगे अपनी बात को शुरू कर सकते हैं कि x अगर -7 आ गया तो जो कोऑर्डिनेट बनेगा वो -7,0 बनेगा। यानी -7,0 कौन सा ऑप्शन? तो आप बोलेंगे सर सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। बहुत अच्छा। अब आगे बढ़ते हैं 136 नंबर सवाल की तरफ। कह रहा है एक वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना शुरू करते हैं जो एक चक्कर लगाने में क्रम से 1, 3, 5 घंटे का समय लगाते हैं। तो बताइए प्रस्थान बिंदु पर फिर से मिलने में कितना समय लेगा? एलसीएम। जब दोबारा मिलना हो एक ही जगह पे तो एलसीएम लिया जाता है। तो 1, 3, 5 का एलसीएम 15 आ जाएगा, यानी 15 घंटे बाद एक दूसरे से मिल जाएंगे। तो इसमें तो कोई जान ही नहीं था। अब आइए ये सवाल को देखिए करके। रेखाखंड AB के मध्य बिंदु का नियामक 2, 4 है। एक रेखाखंड AB है जिसके मध्य बिंदु का नियामक देल है 2, 4 और कहता है A का नियामक है 5, 7। तो पूछ रहा है B का नियामक इसका क्या होगा? मान लेते हैं x/y होगा। अब ये मध्य बिंदु है तो मध्य बिंदु में x कोऑर्डिनेट निकालने का क्या फार्मूला होता है बताइए? तो x कोऑर्डिनेट निकालने का फार्मूला होता है पहला वाले को जोड़कर यानी 5 + x को जोड़कर 2 से भाग, और y कोऑर्डिनेट निकालने का क्या होता है? सेकेंड वाले को जोड़कर 2 से भाग यानी 4 + y/2। अब इसको सोल्व करिए तो 2 दूना 4 में 5 जाएगा, यानी आ जाएगा -1 और यहाँ से 4 दूना 8 में से 4 जाएगा तो y बराबर आ जाएगा 4। तो -1 ये क्या था? 2, 4। हाँ तो 7 + अच्छा ये 7 है ना यहाँ पे, 4 दूना 8 में से आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा यानी -1 और 1। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। बहुत अच्छा। अब आगे देखिए क्या करता है। अब ये सवाल को पढ़िए। निम्न में से कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? प्रायिकता हम सब जानते हैं, जो प्रायिकता होता है 0 और 1 तक ही होता है। 0 और 1 तक ही प्रायिकता होता है। अगर इसके आर पार किया 0 से पहले या 1 के बाद वो गलत हो जाएगा। तो कौन नहीं हो सकता? तो देखिए 1.1 दिखा रहा है, ये तो कभी नहीं हो सकता है। 1 से ज़्यादा प्रायिकता कभी भी नहीं हो सकता है। अब करिए इस सवाल को, देखिए क्या कहता है। प्रथम 13,986 अभाज्य संख्याओं का योग n है तो n हमेशा किससे कटेगा? बहुत सुंदर सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। 13,986 अभाज्य है जिसमें पहला अभाज्य 2 होता है। आप बोलेंगे जी सर, तो पहला अभाज्य जो कि सम है, बाकी सब भी सम है। 3 ले लीजिए, 5 ले लीजिए, 7 ले लीजिए, और ये टोटल जो संख्या है अभाज्य का 13,946 संख्याएं हैं। ये संख्याएं हैं। अब जरा ध्यान से सुनिएगा एक बात को।
ये तो आपको पता है ये सम है, आप बोलेंगे जी सर आपको पता है ये क्या होगा, सम होगा विषम होगा। तो देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर दो विषम को आप जोड़ते हैं, टोटल 13,986 संख्या है, जिसमें एक संख्या अगर निकाल लीजिएगा तो 13,985 संख्या रहेगा, जो कि अपने आप में एक विषम है। आप बोलेंगे बिल्कुल। अगर आप विषम संख्या मैंने विषम बार अगर जोड़ते हैं विषम संख्या को तो रिजल्ट आपको विषम आएगा। जैसे 1 3 को जोड़ते हैं तो 4 आता है, जो कि सम आ गया, 2 बार जोड़े तब। लेकिन 1 3 5 को जब जोड़िएगा ना तो 9 आएगा, जो कि एक विषम है। यानी सम बार जोड़ने से विषम को क्या होता है, वो सम आता है। लेकिन वही विषम संख्या को अगर विषम टाइम जोड़ेंगे, जैसे 3 5 7 11 13, तो वो विषम आएगा। तो अब तो विषम बार लिखा हुआ है, मतलब ऑड टाइम्स लिखा हुआ है, तो जो रिजल्ट आएगा जोड़ करके वो अपने आप में एक विषम आएगा। आप बोलेंगे बिल्कुल। और सम और विषम मिलकर के रिजल्ट हमेशा विषम बनाता है। आप बोलेंगे हाँ। अगर ये विषम संख्या है तो कन्फर्म है कि ये सम से तो कटने वाला है नहीं। तो ये देखिए तो 6 8 4 ये सब के सब सम है, तो ना तो ये 6 से कटेगा, ना 4 से कटेगा, ना 8 से कटेगा। तो आपका आंसर हो जाएगा ई। जबकि बुक में दे रहा है डी। डी कौन हिसाब से देगा भाई, डी हिसाब से तब देगा ना जब ये कटेगा ऊपर में से एक से अधिक ऑप्शन से। तो आप आंसर मारिए ई। समझे, बहुत अच्छा। आप ये बात को समझिए। ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी त्रिघातीय बहुपद का एक शून्यांक शून्य है, इनके दो अंश शून्यांक का गुणनफल क्या होगा। त्रिघात बहुपद में एक चीज आपको पता होगा, वो क्या कि अगर मूलों का योग कहे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो ये होता है माइनस बी बटा ए। ए से सब में भाग पड़ेगा, याद रखिएगा। माइनस बी प्लस सी फिर माइनस डी। फिर अगर दो दो शून्य को एक साथ लेते हैं, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा, ये आगे बढ़ जाइए, माइनस के बाद प्लस हो जाएगा सी बटा ए। आप फिर गुना अगर कर दीजिएगा अल्फा बीटा गामा, तो ये आ जाएगा, जानते हैं क्या, माइनस डी बटा ए। आप दो शून्यांकों का गुणनफल पूछ रहा है, तो दो शून्यक का गुणनफल किससे निकलेगा जी बताइए। दो शून्यक का गुणनफल किससे निकलेगा। अगर आप एक को जीरो मानते हैं, कोई शून्यक मान लीजिए गामा को हम जीरो मान लें, तो गामा जीरो होगा तो इसमें तो अल्फा प्लस बीटा निकल जाएगा, इसमें सभी जीरो हो जाएगा। तो ना तो हम ये ऑप्शन चल सकते हैं, मतलब ये इससे नहीं चल सकते हैं, हाँ इससे चल सकते हैं। अगर इसमें बीटा गामा की जगह जीरो आप रखते हैं, तो आपका जो रिजल्ट बनेगा अल्फा बीटा, और ये सब जीरो बन जाएगा, सी बटा ए। यानी यही पूछ रहा था कि दो शून्यकों का गुणनफल क्या होगा, तो ये हो जाएगा सी बटा ए। यानी बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब आइए, अब ये सवाल को पढ़िए। क्या लिखा हुआ है, एक समांतर श्रेणी का एनवा पद एन बराबर इतना है, तो ए 7 कितना होगा। कुछ नहीं करिए, जो एन है ना वहां 7 रख लीजिए, जहां एन दिखे वहां 7। 35 में 9 घटाइएगा -26। अब ये सवाल को करिए, रैखिक समीकरण युग में का बताइए कितना हल होगा। तो ये हल का पता तब चलेगा जब कंपेयर करेंगे। लिखा हुआ है 2x प्लस 3y माइनस 5 बराबर 0 और 4x प्लस 6y माइनस 15 बराबर 0। कंपेयर करिए तो 2/4 3/6 -15/-5 -5/-15। तो ये आप देख रहे हैं कि ये दोनों बराबर आ रहा है, लेकिन ये बराबर नहीं आ रहा है। तो जब ये दोनों बराबर आ जाए, ये बराबर नहीं आता है, तो कोई हल नहीं होता है। अब अगला क्वेश्चन, ये सवाल को पढ़िए। 8 आदमी ने एक दूसरे से हैंडशेक किया, तो कुल कितने हैंडशेक हुआ। अगर 8 आदमी एक दूसरे से करेगा, ठीक है, 8 आदमी अगर एक दूसरे से करता है और जो हैंडशेक कर लिया है ना, जैसे हम हैंडशेक पूरा कर करके हम साइड हो जाएंगे, फिर हम साइड हो जाएंगे, दूसरा हैंडशेक करेगा, फिर दूसरा साइड हो जाएगा। तो इस तरह से हैंडशेक कितना होगा, तो मैं कितने लोगों से कर सकता हूं। तब मैं टोटल 7 लोगों से हाथ मिलाऊंगा, है ना। 8वां नंबर में तो मैं खुद हूं, तो मैं अपने आप से तो हाथ मिला नहीं सकता हूं, तो मैं 7 लोगों से हाथ मिला सकता हूं। तो मैं 7 तरीकों से हाथ मिला सकता हूं। बहुत अच्छा। और मैं अपना घर चला गया, बच गए 7 लोग। 7 लोग में जो 7वां होगा वो 6 तरीकों से हाथ मिला सकता है, मेरे 6 लोगों से। बहुत अच्छा। फिर उसी तरह से 5 4 3 2 1 घटते जाएगा।
लास्ट में जो बचेगा वो एक आदमी से हाथ मिलाएगा, बाकी सब हाथ मिला लेगा। तो सबको जोड़िएगा। 1 से 7 तक जोड़ने का ट्रिक होता है 7 × 8/2 यानी 7 28। बहुत सुंदर, आगे बढ़िए। अब ये सवाल को पढ़िए। दो मीनारों P और Q के पाद ठीक बीच में है, बीच से उनके शीर्षों के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। तो P और Q की ऊंचाई पूछ रहा है, क्या होगा? देखिए 2 मीनार है, एक छोटा एक बड़ा। तो बीचों बीच से देखा जाता है, एक का उन्नयन कोण 60 डिग्री आता है, तो लंबा वाला 60 डिग्री बनाएगा और जो छोटा वाला है वो 45 डिग्री बनाएगा। तो ये इसका नाम P दे दीजिए, इसका नाम Q दे दीजिए। बहुत अच्छा। अब ये बीचों बीच में है, मतलब ये x होगा तो ये भी x होगा। रही बात कि अगर मैं बात करूं कि ये 45 है तो ये भी 45 हो जाएगा, तो ये भी x हो जाएगा ना। दो एंगल बराबर है तो उसके सामने वाला साइड भी बराबर हो जाएगा। अब ये 90 है, 60 है, तो ये कितना होगा? 30। तो 30 के सामने x है तो 60 के सामने सबको याद होगा √3 से गुना करते हैं, बिल्कुल। या P/H लगा लीजिए, tan 60 लगा लीजिए, तब भी वही आएगा। अब कह रहा है P और Q के ऊंचाई का अनुपात बताइए। तो P का ऊंचाई x है और Q का ऊंचाई √3x है। इसका अगर रेशियो करिएगा तो 1:√3 आ जाएगा। बहुत अच्छा। अब आइए 145 नंबर सवाल को पढ़ते हैं। कह रहा है प्रिज्म का आयतन 288 क्यूब cm और ऊंचाई इतना है, तो प्रिज्म के आधार का क्षेत्रफल क्या होगा? अगर प्रिज्म का फॉर्मूला याद रखना है तो ये घनाभ या घन का फॉर्मूला याद रख लीजिए। जैसे आपसे चाहिए क्या चीज? प्रिज्म का आधार का क्षेत्रफल। तो प्रिज्म का आयतन क्या होता है ये पहले बताइए। तो जो प्रिज्म का आयतन होता है, तो जो प्रिज्म का आयतन होता है मतलब घनाभ का आयतन क्या होता है? L × B × H। तो L × B आपको क्या दिख रहा है? आधार का क्षेत्रफल। ये हो जाएगा आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। चलिए इसे वैल्यू पुट करिए। प्रिज्म का आयतन 288 है, आधार का क्षेत्रफल पूछ रहा है, मान लेते हैं ये, और ऊंचाई दे रखा है 24। 24 से काट दीजिए एक बार में, और 24 × 2 = 48, यानी आधार का क्षेत्रफल आ जाएगा 12। तो प्रिज्म का फॉर्मूला याद रखना हो तो घन या घनाभ का फॉर्मूला याद रखिए, उसी से निकाल लीजिए। और अगर पिरामिड का याद रखना हो तो शंकु का याद रखिएगा, कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। दिए गए समीकरण का ढाल बताइए, यानी स्लोप पूछ रहा है। अगर ये इक्वेशन दे रखा और इसका स्लोप पूछ रहा है तो आपको पता होना चाहिए ax + by + c में स्लोप अगर पूछता है तो स्लोप होता है -a/b। तो a का काम कौन करेगा? x का कोफिशिएंट और बटा b, यानी -5/3। बहुत अच्छा। आगे देखिए, ये सवाल को पढ़िए। k के मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए अद्वितीय हल हो। तो अद्वितीय हल के लिए आपको पता है x के कोफिशिएंट नहीं बराबर होता है y के कोफिशिएंट, बस इतना ही सा करना है। तो k नहीं बराबर होता इसके 12 के। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं कि बताया जाए। अब ये सवाल को पढ़िए। दिए गए आकृति में यदि TP/TQ केंद्र O वाले किसी वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं हैं, ये 2 स्पर्श रेखाएं सबको पता, दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है। अगर ये 110 है, 90 यहाँ बनाता है, ये भी 90 90 90 180, और ये एक चतुर्भुज बना रहा है, तो चतुर्भुज के चारों कोनों का योग 360, जिसमें 180 हो गया तो ये और जोड़ के भी 180 होना चाहिए, यानी 110 है तो ये कितना होना चाहिए? 70। इसमें तो कुछ है भी नहीं बताया जाए आपको। आज का आखिरी सवाल पढ़िए इसको। चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। रही बात चंद्रमा और रही बात पृथ्वी, तब व्यास 1/4 है, मतलब 1/4। अगर इसके आयतन का रेशियो कहें तो आयतन एक गोला होता है, गोला का आयतन 4/3 पाई r3, तो 4/3 पाई तो कांस्टेंट है, खाली r का क्यूब कर दीजिए। तो आयतन का अनुपात 1 और 64 हो जाएगा, यानी कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। वीडियो कैसा लगा? बहुत ज़रूर अच्छा लगा होगा, तो आप लोग लाइक ज़रूर करते जाएं। चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना। आपके लिए मेहनत थोड़ा करते हैं तो आप भी मुझे कोऑपरेट करिए, ताकि मैं भी आप लोग के लिए निरंतर मेहनत करता रहूं।
तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय तक मेरे साथ बिताया इसके लिए। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।